अखीमूत ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अमीर अरसलान। अरसलान ने फौरन उसकी बात काट दी और कहने लगा, ये आप बार बार मुझे अमीर अरसलान क्यों कहते हैं? सिर्फ मेरा नाम अरसलान पुकारें, साथ ही मुझे बेटा भी पुकारते हैं, और बेटे के साथ जो आप अल्फाज अमीर इस्तेमाल करते हैं ये बड़े गैर माकूल से लगते हैं। अरसलान के इन अल्फाज पर सब खिलखिला के हंस दिए। अखीमूत ने फिर कहना शुरू किया, बेटे बात कुछ यूं है कि अगर हम बाग की आमदनी से तुम्हें कुछ ना दें तो ये एक तरह की ज्यादती और नाइंसाफी है। अखीमूत को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अरसलान फिर बोल पड़ा, मोहतरम अखीमूत, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ज्यादती तब हो जब आप मेरी हक तलफी कर रहे हो। मैं अपना हक मांगूं, आप ना देते हो। जितना मेरा हक बनता हो उससे कम मुझे दिया जा रहा हो। जब मैंने आपसे कह दिया है कि मैं बखुशी बाग की सारी आमदनी आपके सपुर्द करता हूँ, फिर कैसी हक तलफी, कैसी ज्यादती, कैसी नाइंसाफी? अखीमूत खामोश सा हो रहा, कुछ कह ना सका। इस मौके पर उसकी बड़ी बेटी गरियाद बोल पड़ी, भाई जो फैसला आप कर रहे हैं ये आपकी बड़ी फराखदिली है, वरना इस गरीबुल वतनी में कोई किसी से ऐसा सलूक नहीं करता। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ आने के बाद न सिर्फ ये कि हम इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए, बल्कि सुल्तान ने कमाल फराखदिली और रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए हमें रहने के लिए आपकी हवेली और आपका बाग ठेके पर दिया, और फिर सबसे बढ़कर ये कि आपने हमारे लिए बड़ी रहमदिली का मुजाहिरा किया, बाग हमारे हवाले कर दिया, इस हवेली में रहने को अपने से ज्यादा जगह दी। भाई आपकी गैर मौजूदगी में हमने एक फैसला किया था। गरियाद रुक गई, इसलिए कि बीच में अरसलान बोल पड़ा, कैसा फैसला? मुझे हवेली से निकालने का? एक बार फिर सबने कहकहा लगाया। गरियाद फिर बोली, नहीं भाई, ऐसे क्यों कर और कैसे हो सकता है? दरअसल हम सब ने ये फैसला किया है कि आपके लिए 2 कमरे थोड़े हैं। हवेली में ऐसे बहुत से कमरे हैं जो पूरी तरह हमारे तसर्रुफ में नहीं है। हम सब ने फैसला किया है कि साथ वाले 2 कमरे भी आपके तसर्रुफ में दे दिए जाएं। अरसलान ने गौर से गरियाद की तरफ देखा और कहने लगा, गरियाद मेरी बहन, अभी मुझे इन 2 के अलावा मजीद कमरों की जरूरत नहीं है। जब होगी मैं खुद ही आप लोगों से कह दूंगा। अभी तो मेरे ख्याल में ये 2 कमरे भी मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है। गरियाद मजीद कुछ कहना चाहती थी कि उसकी माँ सुफैना बोल पड़ी, गरियाद भाई को बातों में ही मशगूल रखोगी या खाने का भी कुछ एहतमाम होगा? गरियाद ने फिर अरसलान को मुखातिब किया, भाई खाना तो हमने तैयार करके रखा हुआ है, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कि तिरमज की तरफ से आने वाला लश्कर जो आपकी कमानदारी में था वो तो दोपहर से पहले का शहर में दाखिल हो चुका है, और आप इस वक्त सूरज गुरूब होने के बाद हवेली में दाखिल हो रहे हैं। मेरी बहन, मैं जरा मुस्तकर में रुक गया था, वहाँ लश्कर के कुछ मामलात थे जो अपने सालारों के साथ मुझे निपटाने थे। अरसलान ने बड़ी शफकत से गरियाद की तरफ देखते हुए कहा, गरियाद मैं इस मौके पर आप लोगों से मजीद एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मामला कुछ यूं है कि मेरे खाने का एहतमाम करते हुए आपको जरूर जहमत होती होगी, और मैं आपको इस जहमत में नहीं डालना चाहता। गरियाद ने अरसलान को बात मुकम्मल न करने दी, फौरन बोल पड़ी, भाई किसी जहमत वहमत का जिक्र मत कीजिएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने खाने का एहतमाम अलहदा करना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे भी तो फिर हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। आपके बाग में 2 कच्चे कमरे बने हुए हैं, हम वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे। हमारे यहाँ रहते हुए अगर आप खुद अपने खाने का एहतमाम करेंगे तो ये कम अज़ कम हमारे लिए इंतहा दर्जे का बायस शर्म और काबिल आर है, और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई मेरी आपसे इल्तजा है, आइंदा कभी इस मौजू पर गुफ्तगू ना कीजिएगा। अरसलान हंस दिया, कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर उठें, खाना खाएं, मुझे भूख लगी है। गरियाद उठ खड़ी हुई, कहने लगी, आप थोड़ी देर बैठे, मैं साथ वाले कमरे में खाने के बर्तन लगाती हूँ। फिर उसने जोबा को इशारा किया। जोबा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चुपचाप गरियाद के साथ बोली, और दोनों बहनें उस कमरे से निकल गईं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनों ने खाना लगने की इत्तला दी। फिर सब उठे और साथ वाले कमरे में जाकर इकट्ठे बैठकर पुरसुकून माहौल में खाना खा रहे थे। फजर की नमाज अदा करने के बाद अरसलान अपना जंगी लिबास पहनकर मुस्तकर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि उन मुसल्ला जवानों में से एक उसके कमरे में दाखिल हुआ जो सुल्तान ने अखीमूत और उसके अहले खाना की हिफाजत के लिए अरसलान की हवेली के गिर्द मुकर्रर किए हुए थे। उसे देखते ही अरसलान की पेशानी पर परेशानी की लकीरें और चेहरे पर फिक्रमंदी की परछाइयां नमूदार हुईं। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, खैरियत तो है? तुम्हारा इस वक्त मेरे कमरे में यूं आना किसी इल्लत के बगैर नहीं है। वो मुसल्ला जवान मजीद करीब हुआ और अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर आपका कहना दुरुस्त है, रात को हवेली के बाहर एक हादसा पेश आ गया था, लेकिन उस वक्त हम आपको जहमत नहीं देना चाहते थे, आपको नहीं जगाया। अब जबकि आप उठ चुके हैं तो मैं आपको इस वाक़े की इत्तला देने आया हूँ। इंतहाई फिक्रमंदी के अंदाज में अरसलान ने उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, कैसा हादसा?
मुसल्ला जवान अरसलान की तरफ देखते हुए फिर कह रहा था, अमीर मोहतरम, लगभग आधी रात के वक्त एक मुसल्ला जवान हवेली से बाहर नमूदार हुआ। दबे पांव छुपते हुए उसने हवेली का एक चक्कर लगाया। ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां से दीवार फलांग कर वो अंदर आ सके। हमने उस पर निगाह रखी, उसे ना तंबी की ना ललकारा, उसे मौका दिया कि हवेली के अंदर आए। दरअसल हम देखना चाहते थे कि वो है कौन। फिर एक जगह उसने अपने लिए मुंतखब की और बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। वो कोई ऐसा शख्स लगता था जो दीवारें फलांगने का माहिर हो। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमीर, हमने उससे पूछा नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों हवेली के अंदर फलांगा है। हमने उसके हाथ पांव बांधकर एक जगह डाल दिया था। वैसे मेरा और मेरे साथियों का अंदाजा है कि वो अमर मूसा का आदमी है। या तो वो अपने कुछ दीगर साथियों के साथ मोहतरम अखीमूद की छोटी बेटी जोबा को उठाने के लिए आया है, या ये देखने के लिए आया है कि हवेली का इस्तेहकाम क्या है और अखीमूद की बेटी जोबा को कैसे और किस वक्त इस हवेली से निकाल कर और उठाकर ले जाया जा सकता है। गुस्से में अरसलान का चेहरा सुर्ख हो गया था। फिर उस मुसल्ला जवान को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, जिस शख्स को तुमने पकड़ा है उसे यहाँ मेरे कमरे में लेकर आओ। वो मुसल्ला शख्स बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो अपने एक साथी के साथ लौटा। दोनों एक शख्स का बाजू पकड़े हुए थे जो बड़ा तवाना, मजबूत और जफाकश लगता था। दोनों ने उसे अरसलान के सामने ला खड़ा किया। अरसलान के सामने आकर उसकी निगाहें झुक गई थी। अरसलान ने थोड़ी देर तक इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बैठ जाओ। वो शख्स फर्श पर बैठ गया। अरसलान उसके सामने एक नशिस्त पर बैठ गया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, देखो, जो कुछ मैं पूछने लगा हूँ इसमें दरोगोई से काम न लेना, झूठ मत बोलना। अगर ऐसा करोगे तो याद रखो मैं तुम्हें उधेड़ के रख दूंगा, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बताओ कि तुम कौन हो, क्यों मेरी हवेली में दाखिल हुए हो। अगर मैं अंदाजा लगाने में गलती पर नहीं तो तुम अमर मूसा के आदमी हो और तुम मोहतरम अखीमूद की बेटी जोबा को यहाँ से निकाल ले जाने के सिलसिले में आए हो और इसी नीयत से दीवार फलांग कर हवेली में दाखिल हुए हो। उस शख्स ने कुछ सोचा, फिर बड़े गौर से अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर अरसलान, जो कुछ आपने कहा है वो आधा सच आधा झूठ है। मैं आप पर यह भी इंकिशाफ कर दूं कि हम लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं। ये हवेली भी आपकी है जिसमें अखीमूत और उसके अहले खाना ने क़याम कर रखा है। अमीर अरसलान, जो कुछ आपने कहा इसमें सच ये है कि मैं वाकई अमर मूसा का आदमी हूँ, उसका नुमाइंदा हूँ। ये भी सच है कि अमर मूसा मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है और उसने अपने फिदाई और नुमाइंदे मुख्तलिफ समतों में मुसलमानों की खबरें हासिल करने के लिए और उनके सरकर्दा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाए हुए हैं। और ये खबरें वो अंताकिया, अर्रोहा और आमद के नसरानी हुक्मरानों को मुहैया करता है। इसके अलावा कुछ मुसलमान हुक्मरान भी अंदर ही अंदर अमर मूसा से ताउन कर रहे हैं। आपने जो कुछ कहा है इसमें गलत यह है कि मैं आपकी इस हवेली में अखीमूत की बेटी के सिलसिले में आया। अखीमूत ने अपने अहले खाना के साथ जो यहाँ सुल्तान से कहकर आपकी हवेली में पनाह लिए हुए है, तो ये एक धोखा और फरेब है। ये चारों दरअसल अमर मूसा के खास आदमी हैं। अमर मूसा ने इन चारों को निशापुर इसलिए भेजा था कि ये यहाँ रहें, मुसलमानों की खबरें हासिल करें। फिर अमर मूसा के नुमाइंदे इनसे राब्ता करते हुए इनसे खबरें हासिल करके अमर मूसा तक पहुँचाते रहें। अमीर अरसलान, अखीमूत ने आप और सुल्तान को यही बताया था कि अमर मूसा के अलावा अंताकिया के हुक्मरान फिरदौस की निगाह उसकी हसीन और पुरजमाल बेटी जोबा पर थी। ये सब कुछ फरेब है। असल में अखीमूत अमर मूसा का एक फिदाई है। यहाँ आकर बज़ाहिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, बातिन में अभी तक यहूदी है। और ये चारों अमर मूसा के खास आदमी हैं और उसी के लिए काम करने के लिए इन्होंने यहाँ आकर पनाह ली है। वो शख्स जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करके अरसलान कुछ कहना ही चाहता था कि अरसलान ने बाहर पहले बर्तन गिरकर टूटने और इसके बाद जोरदार अंदाज में किसी के गिरने की आवाज सुनी। चौंक कर अरसलान अपनी जगह पर उठा, भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। उसने देखा कि दरवाजे के करीब ही बर्तन टूटे पड़े थे और इन बर्तनों में खाने की अशिया भी थी, जबकि गिरती पड़ती जोबा हवेली के उस हिस्से की तरफ भाग रही थी जहां उनकी रिहाइश थी। अरसलान थोड़ी देर तक बड़े दिलशिकन से अंदाज में जोबा की तरफ देखता रहा, फिर उसकी गर्दन झुक गई। दोबारा वो कमरे में दाखिल हुआ, उस शख्स के सामने बैठ गया। उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुन शैतान के गुमाश्ते, तूने कहा था कि मेरी गुफ्तगू में कुछ सच है और कुछ झूठ, और झूठ की तुमने तफसील भी बता दी है। अब मैं भी कहता हूं कि तुम्हारी गुफ्तगू में कुछ सच है कुछ झूठ। सच ये है कि तुम अमर मूसा के आदमी हो, इसमें कुछ शक नहीं, और झूठ ये है कि तुमने जो अखीमूत और उसके अहले खाना पर इल्जाम लगाया है कि वो यहाँ रहते हुए अमर मूसा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ, बकवास और बेबुनियाद है। अगर ये अमर मूसा को यहाँ की खबरें पहुँचा भी देंगे तो यहाँ की खबरें अमर मूसा के लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकती हैं। देखो, मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ, ज्यादा देर तक झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच उगल दो।
उस शख्स ने गुस्सीले अंदाज में अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सच यही है जो मैंने कह दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। चाहे आप मेरी चमड़ी उतार लें, तब भी जो बातें मैंने कही हैं यही कहूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। घूरने के अंदाज में अरसलान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तेरी मैं उल्टी चमड़ी तो नहीं उतारूंगा, इसके बगैर ही मैं अपना काम निकाल लूंगा। और तू ये भी झूठ बकता है कि तेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। तेरे पास बहुत कुछ है जो तू छुपा रहा है और जो तू उगलने पर मजबूर हो जाएगा। उस शख्स ने जिद और हठधर्मी में अरसलान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ये आपकी खाम ख्याली है। मैंने कहा जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका। अब आप मुझे मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन मुझसे मजीद कुछ उगलवा नहीं सकते। तंजिया से अंदाज में अरसलान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम तो क्या अमरे मूसा भी यहाँ होता तो वो भां भां करता हुआ सब कुछ कहने पर मजबूर हो जाता। फिर एक निगाह अरसलान ने अपने सामने खड़े मुसल्ला जवान पर डाली, फिर उनमें से एक को मुखातिब करके कहने लगा, अपने खंजर निकालो। पहले इस शख्स की दोनों रानों पर खंजर से गहरे जख्म लगाओ, इसके बाद नमक और मिर्च लेकर आओ, इसके जख्मों में नमक और मिर्च भर दो, इसके बाद इसे उठाकर हवेली के सहन में डाल दो। फिर जाओ और लश्करगाह में जिन लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा खूंखार कुत्ता है उसे लेकर आओ और उस कुत्ते को इस पर छोड़ दो। जो ही वो खून बहते इसके जख्मों को देखेगा इस पर झपटेगा। फिर जो इसका हश्र करेगा वो इस इब्लीस के लिए बड़ा इबरतखेज होगा। इसके हाथ पांव बंधे रहने दो, बस खंजर निकाल लो, इसकी दोनों रानों पर बाहर की जानिब गहरे जख्म लगाओ। वो नौजवान हरकत में आना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे उस कमरे में अखीमूत, उसकी बेटी सुफैना, गरियाद और जोबा दाखिल हुई। जोबा बुरी तरह रो रही थी। फिर अखीमूत ने अरसलान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अमीर अरसलान, ये शख्स जो हम पर इल्जाम लगा रहा है ये कम अज कम हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। खुदा के लिए हमें कहीं और भेज दें। अमरे मूसा खा हमें तबाह बर्बाद कर दे, हमारे हुल्कूम काट दे, लेकिन हम इस इल्जाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं जो ये शख्स हम पर लगा रहा है कि हम अमरे मूसा के आदमी हैं और उसके कहने पर हमने पनाह ली है, और ये कि इसके आदमी को हम खबरें मुहैया करेंगे। अरसलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर कहने लगा, मोहतरम अखीमूत, आप गलत समझ रहे हैं। जोबा को मैंने बर्तन गिराकर भागते देख लिया था। दरअसल इसने जल्दबाजी से काम लिया है। मैं जानता हूँ ये दरअसल मेरे लिए सुबह का खाना लेकर आ रही थी। फिर इसके साथ मेरी गुफ्तगू पर यह चौंक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई होगी और जो कुछ इस शख्स ने कहा है इसे सुनने में वो चकरा गई होगी और बर्तन गिराने के साथ साथ ये खुद भी बाहर गिरी, फिर उठकर भागी। मोहतरम अखीमूत, जोबा का ये फेल फितरी रद्द अमल है। आप ऐसा करें, यहाँ दाएं जानिब मेरी पास नशिस्तों पर बैठ जाए, फिर देखें आप सबकी मौजूदगी में ये मानेगा कि इसने झूठ बोला है, आप पर इल्जाम लगाया है और ये कि अमरे मूसा का आदमी है। ये भी तस्लीम करेगा कि जोबा पर निगाह रखने या ये जानने के लिए इधर आया है कि जोबा को कैसे और किस तरह यहाँ से निकाला जा सके। अरसलान की इस गुफ्तगू से अखीमूत, सुफैना, गरियाद और जोबा चारों मुतमईन हो गए। जोबा ने अपनी आंखें खुश्क कर ली। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बड़ी शुक्रगुजारी के अंदाज में अमीर अरसलान की तरफ देखे जा रही थी। अरसलान ने फिर अपने मुसल्ला जवान को मुखातिब किया, अब तुम अपने काम की इब्तदा करो। उस मुसल्ला जवान ने अपना खंजर निकाला। वो एक चमकता हुआ भारी और चौड़े फल का खंजर था। अमरे मूसा के आदमी के पास वो बैठ गया। जब उसने अपने खंजर से रान पर उसका लिबास फाड़ा तब वो चीख उठा और अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर अरसलान, आप मुझ पर ऐसा जबर ना करें, मैं सब कुछ सच सच आपको बता देता हूँ। अरसलान ने अपने मुसल्ला जवान को फिर हुक्म दिया, इसकी दूसरी रान पर भी चरका लगाओ और फिर दोनों रानों पर गहरे घाव लगा दो। मैं देखता हूँ ये कैसे सच नहीं उगलता। अमरे मूसा का वो आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ अरसलान के करीब आया। अपना सर उसने अरसलान के पांव पर रख दिया, फिर कहने लगा, मुझ पर ऐसा जबर और जुल्म न करें, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। अरसलान ने उसके शाने पर पांव की एक सख्त ठोकर लगाई। वो थोड़ा सा पीछे गिर गया था। धाड़ती हुई आवाज में अरसलान ने उसे मुखातिब किया, जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। पहले ये बताओ कि तुमने यहाँ कहाँ और किस सराय में क़याम किया था, जहाँ से निकलकर रात को तुम इधर आए हो। उस शख्स ने अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, शहर के मगरिब में जो सराय है वहां मैंने क़याम कर रखा है, वहीं से निकल कर मैं इधर आया था। अरसलान ने इस बार दूसरे मुसल्ला जवान की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, भाग कर जाओ, बदरान को मेरा पैगाम दो कि मुसल्ला जवान अपने साथ लेकर जाए और शहर के मगरिब में जो सराय है उसका मुकम्मल तौर पर मुहासरा करे। न किसी को सराय से निकलने दे, न किसी को सराय के अंदर जाने दे। अरसलान का ये हुक्म सुनते ही वो मुसल्ला जवान भागता हुआ बाहर निकल गया था। अरसलान ने फिर कैदी को मुखातिब किया, आप बोलो, क्या कहते हो? अमीर अरसलान, आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं अमरे मूसा का आदमी हूँ, उसी ने मुझे भेजा था।
दरअसल वो हर सूरत ज़ोबा को हासिल करने का तहैया किए हुए था। मैं ये देखने आया था कि अखीमूत ने अपने अहले खाना के साथ कहाँ क़याम कर रखा है और इसकी क़यामगाह से इसकी बेटी ज़ोबा को कैसे उठाया जा सकता है। बेपनाह गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अरसलान कहने लगा, और तूने ये इल्ज़ाम तराशी क्यों की कि ये चारों अमरे मूसा के आदमी हैं और अमरे मूसा ने इन्हें यहाँ पनाह लेने के लिए इसलिए भेजा है कि उसके नुमाइंदे इनसे खबरें लेकर अमरे मूसा तक पहुँचाएं। उसने अरसलान की तरफ देखे बगैर बड़ी ढिठाई से कहा, अपना आप बचाने के लिए इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर अमरे मूसा के आदमी के करीब आकर अपने मुसल्ला जवान को मुखातिब किया, तुम यहाँ इसके पास ही खड़े रहो, चौकस रहना, ये लोग बड़े फरेबकार होते हैं। मैं जरा अपने घोड़े पर जीन डालकर इसे तैयार कर लूं, इसे लेकर मैं इस सराय की तरफ जाऊंगा जहां इसने रात बसर की। मेरा दिल कहता है कि वहां इसके कुछ और साथी भी होंगे। मैं अभी वापस आता हूँ। इसके बाद इसकी दोनों रानों पर जख्म लगाकर इस पर खूंखार कुत्ता छोड़ने का अमल शुरू करता हूँ। ये जुमला शायद अरसलान ने इसलिए दोहराया था कि शायद वो उससे मजीद सच्चाई उगलवाना चाहता था और उसका खातिर खा रद्द अमल हुआ। वो फौरन बोल उठा, अमीर अरसलान, मेरे साथ ऐसा सलूक न करें। मैं आपको ये भी बताए देता हूँ कि मेरे 4 और साथी हैं, उन्होंने उसी सराय में क़याम कर रखा है। अब मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, बस मैं तुमसे यही उगलवाना चाहता था। फिक्र न करो, यहाँ तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा जो पहले मैंने तजवीज़ किया था। अब मैं तुम्हें शहर की गरबी सराय की तरफ लेकर जाऊंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे उन 4 साथियों से भी निपटूंगा। अपनी जगह से उठकर अरसलान जब बाहर निकलने लगा तो अखीमूत खड़ा हो गया। अरसलान बेटे, इस शख्स के साथ सराय की तरफ जाने से पहले खाना खा लो। ज़ोबा आपके लिए खाना लेकर ही आ रही थी कि जो कुछ इस शख्स ने कहा इसे सुनकर चकरा कर गिरी, बर्तन भी टूट गए। फिर गरियाद अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भाई आप साथ वाले कमरे की तरफ जाएं, मैं आपका खाना वहां लेकर आती हूँ। ज़ोबा भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बड़े तशक्कुर आमेज लहजे में अरसलान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर अरसलान, हम आपके इंतहा दर्जे के शुक्रगुजार हैं कि जो इल्ज़ाम इस शख्स ने हम पर लगाया, इससे आपने हमारी बड़े खूब अंदाज में बारात कराई। गरियाद बहन आपके लिए खाना लाती है, आप दूसरे कमरे में जाकर खाना खाएं। इतनी देर तक मैं आपके घोड़े को तैयार करती हूँ। बारी बारी अरसलान ने शुक्रगुजारी के अंदाज में गरियाद और ज़ोबा की तरफ देखा। दोनों बहनें बाहर निकल गई थीं। थोड़ी देर बाद गरियाद ने साथ वाले कमरे में खाना रखने की इत्तला दी। दूसरे कमरे में जाकर अरसलान खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद अरसलान लौटा। उस शख्स ने कमर में जो पेटी बांध रखी थी उस पेटी में हाथ डालकर अरसलान ने एक झटके से हाथ उठाया, उसे अपने कंधे पर रख लिया। जो मुसल्ला जवान वहां खड़ा था इनकसारी में अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर आप रहने दें, इसे मैं उठाकर ले जाऊंगा। अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें जहमत की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ आओ। दरवाजे पर जाकर अरसलान ने मुड़कर देखा, फिर अखीमूत को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम अखीमूत, आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप ये ख्याल मत कीजिएगा कि इस शख्स की इल्जाम तराशी से आपकी कदर मेरी निगाहों में गिर जाएगी। हरगिज नहीं। मैं जानता हूँ आप बेगुनाह हैं और इस शख्स ने आप पर इल्जाम लगाकर अपना आप छुपाने की कोशिश की थी। बहरहाल आप सब लोग मुतमईन रहें, मैं इसे लेकर जाता हूँ, जाकर इसके दूसरे साथियों से निपटूंगा। इसके साथ ही अरसलान बाहर निकल गया। जब वो अस्तबल के करीब गया तो उसने देखा वहां ज़ोबा उसके घोड़े की बाग पकड़े खड़ी थी। उसने घोड़े पर जीन डाल दी थी, उसे दहाना भी चढ़ा दिया था और वो घोड़े के पास ही खड़ी कभी उसके मुंह पर हाथ फेर रही थी, कभी प्यार से उसकी गर्दन थपथपा रही थी। अरसलान मुस्कुराते हुए अपने घोड़े के करीब गया। अमरे मूसा के आदमी को उसने घोड़े पर बिठाया, जीन का तंग घोड़े के पेट के पास से उंगली डालकर देखा, फिर ज़ोबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने जीन तो खूब डाली, तंग भी खूब कसा है, लगता है तुम अच्छी घुड़सवार हो। तुम्हारी इस कारगुजारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ोबा ने मुस्कुराते हुए अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अमीर आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अब हम घर के अफराद हैं, घर के फर्द के लिए कोई काम करता है तो मेरे ख्याल में उसका शुक्रिया अदा नहीं किया जाना चाहिए। अरसलान ने कोई जवाब न दिया, मुस्कुरा कर रह गया। फिर उस मुसल्ला जवान को उसने मुखातिब किया जो उसके हमरा था, तुम अपने साथियों के साथ यहीं रहो और हवेली पर निगाह रखो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। इसके साथ ही एक जस्त के साथ अरसलान अमरे मूसा के आदमी के पीछे अपने घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े को एड़ लगाई, फिर वो हवेली से निकल गया। थोड़ी देर बाद अरसलान जब नीशापुर के मगरिब में जो सराय थी उसके करीब गया तो सराय के सदर दरवाजे के करीब ही उसे अपना साथी बदरान मिल गया। उसे देखते ही अरसलान घोड़े से उतर गया। बदरान ने मुतजस्सिस अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, अरसलान मेरे भाई क्या मामला हुआ है? जो मुसल्ला जवान आपने मेरी तरफ भेजा उसने थोड़ी बहुत तफसील तो बताई है,
मैंने उससे मजीद कुछ जानना पसंद नहीं किया।